लीज और रेंट दोनों ऐसे टर्म्स हैं जो हमने कई बार सुने होंगे और हमें अक्सर लगता है कि इन दोनों के मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने बिल्कुल जरूरी है ताकि आप सही डिसीजन ले पाए कि आपको रेंट पर कोई चीज लेनी है या फिर लीज पर। तो चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ जहां हम जानेंगे इसी फर्क के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा सेगमेंट जो है कि क्या आप जानते हैं, तो आज का सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि अगर आप ओला या उबर से या जूम का जैसे ऐप से कोई गाड़ी बुक करवाते हैं तो वो रेंट कर रहे हैं कि लीज कर रहे हैं। अगर आपको जवाब आता है तो प्लीज नीचे कमेंट करें, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, वीडियो के आखिर में आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हालांकि कई बार हम लीज और रेंट दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली और कानून के हिसाब से ऐसी कोई भी जगह जो 11 महीने या उससे कम पर रेंट पर दी जा रही है उसको रेंट पर कहेंगे, उसमें रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे और 11 महीने से ऊपर हर चीज लीज कहलाती है और वहां लीज एग्रीमेंट बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई ऑफिस किराए पर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑफिस 1-2 महीने के लिए तो देंगे नहीं, वो थोड़ा लंबे समय के लिए दिया जाएगा। ऐसे में वहां पर लीज एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है। लीज एग्रीमेंट अक्सर कमर्शियल पर्पस के लिए साइन किया जाता है और घर में नॉर्मल किराएदार के लिए लीज एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता। वहीं रेजिडेंशियल पर्पस यानी घर में किराएदारों की बात करी जाए तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब किराएदारों के साथ रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है तो वो 11 महीने के लिए बनाया जाता है। उससे ज़्यादा अगर कोई रहना चाहे तो उसको दोबारा से रिन्यू किया जाता है। ऐसे में सवाल उतना लाजमी है कि जब दोनों का काम ही एक है तो इस समय सीमा क्यों बांध दी गई। दोनों को एक ही चीज़ बोल देते, बस उसमें अलग अलग मेंशन कर देते कि भाई कौन से किराएदार कब तक रहना चाहेगा। तो ये अलग अलग चीज़ें क्यों की गई है, ये अलग अलग क्यों किया गया है, इसके लिए हम दोनों एग्रीमेंट के फ़र्क समझेंगे ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि आपको अगली बार रेंट एग्रीमेंट करना है या लीज एग्रीमेंट करना है। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस की। रेंट एग्रीमेंट में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सीधे सीधे मकान मालिक की होती है। दोबारा पेंट करवाना हो, लकड़ी खराब हो गई है उसको चेंज करवाना हो, वायरिंग में कुछ समस्या आ गई, ऐसी कोई भी दिक्कत ये सब मकान मालिक संभालता है। किराएदार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लीज एग्रीमेंट में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। लीज करते समय ये एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिख लिया जाता है कि लीज की जो समय सीमा है उसके दौरान कोई भी मेंटेनेंस कार्य जो किराएदार है, जिसको हम अंग्रेजी में लीजर कहते हैं, जो लीज होल्डर होता है, वो देखता है। प्रॉपर्टी मालिक का उससे कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा फर्क आता है मंथली रेंट यानी किराए में। लीज एग्रीमेंट करते समय ये तय कर लिया जाता है कि रेंट कितना होगा, कितने समय तक रहेगा और कितने समय के बाद उसको कितने % से बढ़ाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 6 महीने तक रेंट 100 रुपये है तो 6 महीने के बाद लेट्स से 5% बढ़ा दिया जाता है तो 105 हो जाएगा। फिर 6 महीने के बाद और 5% बढ़ा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ बिल्कुल फिक्स होती है और कोई भी किराएदार हो या प्रॉपर्टी का मालिक हो उसके लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं रहते। हर चीज़ पहले से तय कर दी जाती है। रेंट के केस में ऐसा नहीं होता। ये मकान मालिक पर निर्भर करता है कि वो कब रेंट बढ़ाना चाहता है, कब घटाना चाहता है या कब अपने किराएदारों को मकान खाली करवाना चाहता है। कानूनी रूप से वो ये सब कर सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो लीज एग्रीमेंट में आपको एक तरफ सिक्योरिटी मिल जाती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। लेकिन रेंट एग्रीमेंट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। अगला बिंदु आता है टर्मिनेशन का, यानी किस एग्रीमेंट को कितने समय में किस तरह से खत्म किया जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट को काफी जल्दी खत्म किया जा सकता है या 15 से 30 दिन का नोटिस पर आप एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं और दोनों पार्टियां फ्री हो सकती हैं। ये टर्मिनेशन किराएदार की तरफ से भी जा सकता है या मकान मालिक की तरफ से भी जा सकता है। लीज एग्रीमेंट में इसके मुकाबले कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वहां अगर डिसाइड हो गया कि ये चीज़ या ये प्रॉपर्टी अगले 6 महीने तक लीज पर दी जा रही है, उससे पहले अगर कोई भी एग्रीमेंट को ब्रीच करता है यानी एग्रीमेंट को तोड़ता है, टर्मिनेट करने की कोशिश करता है, तो उस पर भारी पेनल्टी लगती है और नोटिस पीरियड भी काफ़ी लंबा होता है। अब बात करते हैं ओनरशिप की। रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक ही मालिक रहता है, कभी भी किराएदार उसका मालिक नहीं बनता। लेकिन लीज के केस में जो लीज होल्डर है, जिसको हम लेसर भी कहते हैं, वो ओनर बन सकता है एक समय सीमा तक। और कई एग्रीमेंट में तो ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि उस दौरान जो भी प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा वो लीज होल्डर देगा यानी किराएदार देगा। आखिरी में बात करते हैं कि क्या कभी किराएदार मालिक बन सकता है। रेंट एग्रीमेंट में इस चीज़ की कोई भी गुंजाइश नहीं होती।
टेनेंट यानी किराएदार कभी भी मकान मालिक नहीं बन सकता, लेकिन लीज एग्रीमेंट में इसका एक क्लॉज डाल दिया जाता है कि एक समय सीमा के बाद अगर किराएदार मालिक बनना चाहे तो वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है, उस प्रॉपर्टी की बची हुई कीमत को पे कर कर। अब वो कीमत क्या होगी ये जब एग्रीमेंट किया जाता है उसी दौरान डिसाइड कर ली जाती है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि रेंट और लीज में क्या फर्क है और आपको इन दोनों में से किस चीज का एग्रीमेंट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल ये था कि अगर आप ओला, उबर या ज़ूम का जैसे ऐप से कोई गाड़ी बुक करते हैं तो वो आप रेंट पर ले रहे हैं लीज पर? तो सही जवाब है कि वो आप रेंट पर ले रहे हैं। वीडियो के बीच मैंने कई बार ऐसा बोला है कि 11 महीने से कम की कोई भी चीज होती है वो रेंट पर होती है, और जब आप इनसे गाड़ी बुक करवाते हैं तो कितने की करवाते हैं? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं, इसलिए वो सब रेंट पर होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए। हम घर, कंस्ट्रक्शन और लैंड लॉस की बात करते रहते हैं जिससे आपकी काफी हेल्प होगी। तो एक अच्छे घर के समझदार मालिक बनिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।